प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी को अमावस्या के जस्ट 10 मिनट बीतने के ऊपर बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने मेरे सुझाए गए तरीकों के अनुसार अपने अनुक्रम में आपने ज़रूर संकल्प लिया होगा इस साल के कैरियर को ध्यान में रखते हुए अपने अपने सामर्थ्य के मुताबिक। आज कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने जीवन में स्वभाव से जुड़ी हैं, यानी व्यक्ति जो होता है स्वभाव के वशीभूत होता है पूरी ज़िंदगी, जिसमें क्रोध का तत्व ज़्यादा है। कुछ लोग क्रोधी के तौर पर पहचाने भी जाने लगते हैं, एक बड़े क्रोधी आदमी है। दुर्वासा के बारे में जैसे कहा जाता था, बहुत सरल हृदयी हैं इत्यादि। तो आज इस स्वभाव पर जो आपके नेचर में शुमार होता है उसके ऊपर कुछ बातें होंगी जो आपके अध्ययन में और व्यक्तित्व निर्माण में अति आवश्यक हैं, जिसका समायोजन अति आवश्यक है। संतुलन, एक संतुलन होना जरूरी है, नहीं तो वो डिसबैलेंस हर जगह आपको हानिप्रद साबित होगा। हम प्राचीन भारत जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो हमको एक छवि बुद्ध धर्म अपनाने के पहले अशोक की मिलती है। निर्दयी अशोक, कलिंग का युद्ध देखिए। उसके बाद कलिंग के युद्ध में अति नरसंहार करने के बाद अशोक अति से ऊब कर बुद्ध धर्म अपनाता है और अहिंसा का पाठ वो पूरे देश को पढ़ाता है। उसका साम्राज्य का विस्तार अखंड भारत से भी बड़ा था। बहुत बड़ा विस्तारवादी, बहुत बड़ा साम्राज्य अशोक का था। फिर आगे के समय में देखें, एक स्वभाव मिलता है विशेष समुद्रगुप्त का, गुप्तकालीन शासकों में, और एक स्वभाव मिलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। एक स्वभाव मिलता है प्रवरसेन प्रथम का आगे के शासकों में, और एक स्वभाव विशेष प्रकार का प्राचीन भारत में जो बड़े स्तर पर जिन्होंने नाम कमाया, जिनकी छवि लंबे समय तक लोगों के दिमाग में रही, वो मौर्य वंश का अशोक, गुप्त काल में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम बड़े गौरव बोध के साथ लिए जाते हैं। आप जब इतिहास में पढ़ेंगे तो इनका एक निजी स्वभाव था। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सरल हृदय होने के साथ साथ बहुत अनुशासन प्रिय थे, न्याय प्रिय थे। वही सेम जो ये स्वभावगत बातें हमने इन शासकों में की, आ जाते हैं मध्यकाल में और केवल सल्तनत भारत देखते हैं। सल्तनत भारत में जब देखेंगे तो आपको मैं एक कैटेगरी के 3 सुल्तानों का नाम लेना चाहूँगा, जिसमें नंबर 1 पर आता है बलबन, नंबर 2 पे आता है आगे के शासकों में, हालांकि वो लंबे समय तक हिंदुस्तान में नहीं रहा, वो 1400 के आसपास मुगलिया सल्तनत में आकर के बड़ा तूफान मचाता है। लेकिन मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी यहाँ शासक नहीं रहे। ये दोनों बलबन और उसके आगे के शासकों में, खास करके लोदी वंश में जब आए तो सिकंदर लोदी के अपोजिट बहलोल लोदी, इनका एक स्वभाव देखिए। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, इसी सल्तनत भारत में फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक भले बुद्धिमान था, लेकिन वो प्रायोरिटी मैं नहीं दे सकता जो प्राचीन काल में अशोक के साथ जुड़ा हुआ है, समुद्रगुप्त के साथ जुड़ा हुआ है। वही चीज़ मध्यकाल में आकर ध्यान से देखिए तो आपको मिलेगा
कि फिरोज़ शाह तुगलक ने बड़े निर्माण कार्य किए हैं। फिरोज़ शाह तुगलक का शासन समरसता का शासन है। ठीक, सल्तनत भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के भी कामकाज हैं। बेगम रजिया ने भी थोड़ा बहुत किया है, लेकिन सबसे बड़े फलक पर अगर किसी ने किया तो योजनाएं तो केवल बिन तुगलक ने बनाई, लेकिन किया अगर किसी ने तो फिरोज़ शाह तुगलक ने किया। उसकी बनाई गई नहर, सराय, अस्पताल, कृषि से संबंधित सिंचाई के संसाधन लाजवाब, बहुत ही प्रभावकारी। ये विश्व को एक भौगोलिक परिवार के परिप्रेक्ष्य में समझते हुए, इनको साम्राज्यवादी भी मानते हुए, इनको कट्टरवादी भी मानते हुए, आप क्या इनके उस मूल स्वभाव को भूल सकते हैं जो प्राचीन काल से चलकर मध्यकाल तक आया और फिर कंटिन्यू होता है मुगलिया सल्तनत में जब बाबर आता है। बाबर के भी एक स्वभाव पर हम चर्चा करेंगे 2 मिनट, और उसके बाद हुमायूं की भी एक खूबी है, बेजोड़ संघर्ष करने वाला व्यक्ति अपने भाइयों के बीच में। और उसी के बाद आगे बढ़ता है तो जहांगीर को भी नहीं इग्नोर किया जा सकता, शाहजहां को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर किसी ने प्रशासक की हैसियत से मुगलिया सल्तनत में प्रभाव छोड़ा है तो शेर शाह सूरी। समझ रहे हैं? तो और साथ ही प्रशासन के स्तर पर प्रशासन चलाया कैसे जाए, क्योंकि आपकी न्याय प्रशासन हो चाहे कार्यपालिकीय प्रशासन हो, है तो प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर ही तो मेंटेन करना है। तो उस दृष्टि से अगर आप प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से शेर शाह सूरी को पढ़ते हैं, मुगलिया सल्तनत भारत में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं, तो आप यहां आकर के किसको पढ़ेंगे? औरंगजेब नहीं छोड़ सकते। लेकिन औरंगजेब का एक भाई था दारा शिकोह, उसके बारे में भी चर्चा जरूरी है। ये इतनी लंबी चर्चा आने वाले 15 मिनट में समाहित करके आपके निजी स्वभाव से तौलूंगा और आपको समझाऊंगा कि जुडिशरी में किस फेज में रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, प्री स्तर पर, मेंस स्तर पर, एक इंटरव्यू स्तर पर, और ख़ास करके जब आप काम करने की जिम्मेवारी उठाएंगे एज ए जज, एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एज ए लीगल एडवाइजर, एज ए लीगल मैनेजर, तो आपके व्यक्तित्व में क्या होना चाहिए। अब शुरू किए थे प्राचीन भारत से, लेकिन पलटते जब हैं तो मुगलिया सल्तनत से ही पलटते हैं। सिर ये अकबर एक रचना है, उपनिषद का अनुवाद किया है दारा शिकोह ने, लेकिन उसकी दर्दनाक मौत कौन देता है? औरंगजेब, उसका सगा भाई। सरल होना व्यक्तित्व तो समझिए, हम ये कैरेक्टर क्यों आपको याद दिला रहे हैं, सब इतिहास पढ़े हुए हैं। अगर एचजेएस के स्टूडेंट हैं तो आप तो बहुत ही मैच्योर हैं, लेकिन हर बच्चा जो एपीओ का भी एग्जाम दे रहा है, जे का भी दे रहा, एचजेएस का दे रहा, सब ने इतिहास पढ़ा है, सबको ये पात्र पता है। मैं आपको सिर्फ रेखांकित कर रहा हूं। तो दारा शिकोह जैसा बुद्धिमान होना मात्र खतरनाक हो जाता है, बेकार हो जाता है, निष्प्रयोज्य हो जाता है जब उसके अंतर्गत, उसके भीतर औरंगजेब जैसा चतुराई नहीं है, चालाकी नहीं है। चालाकी बुरी चीज़ नहीं है, चतुराई बुरी चीज़ नहीं है। हालांकि चालाकी और चतुराई 2 पक्ष है, चतुराई सकारात्मक पक्ष में होता है, चालाकी नकारात्मक होता है। चतुराई नहीं है, उसका नतीजा वो भोगता है। प्रशासन में उसको इतना लाड़ प्यार मिला था, अकबर के पुत्र जहांगीर को जो लाड़ प्यार मिला था, वही शाहजहां के इन पुत्रों में, जिसमें एक दारा शिकोह भी था, बहुत लाड़ प्यार मिला था। तो आप इस हायरार्की में स्वभावगत चरित्र के साथ प्रशासनिक स्तर पर बड़े बड़े बादशाहों, सुल्तानों, प्राचीन राजे महाराजाओं पर गौर फरमाएं। पंजाब के क्षेत्र में अंग्रेजों के ज़माने में, आधुनिक भारत में, एक भारतीय शासक का नाम आता है रणजीत सिंह। राणा प्रताप सिंह का नाम, राणा प्रताप सिंह तो कहना ही नहीं है। राणा प्रताप वो तो स्वाभिमानी, उनकी बातें अलग है, लेकिन मैं बात करूंगा रणजीत सिंह की। अंग्रेजों से लोहा मनवा लिया, समझ रहे हैं? इनके जैसे एक कैटेगरी के शासकों को एक साथ करते हैं, अशोक भी उसमें आएगा। वो उतना उदार मना था कि अहिंसा पर उसने बुद्ध धर्म अपना करके अपने अंतिम जीवन जैन
नहीं, ये तो प्रसंग आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। एक शासक प्राचीन भारत में छूट रहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इत्तेफाक से इस नाम याद गया तो जोड़ दे रहा हूँ। प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य को भी मत भूलिएगा। चाणक्य ने जिसको अपना शिष्य बनाकर भारत पर पूरा आधिपत्य स्थापित किया नंद वंश के खिलाफ। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासनिक ढांचा, पूरे भारत पर अधिकार। कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसी में आता है, लेकिन लंबे प्रशासनिक ढांचे को कवर नहीं कर पाता। हालांकि वो दासपुत्र था, वो कोई, उसके पास विरासत में सत्ता नहीं थी। मौर्य के पास भी कोई सत्ता नहीं थी, बुद्धि पीछे से दी गई। ये प्रशासन में जो एग्जीक्यूटिव सेल के बच्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में जैसे मान लीजिए आप एपीओ बन गए हैं, एपीओ के सेक्टर से आगे बढ़ करके आप जेडी वगैरह बढ़ना चाहते हैं, उसी अनुक्रम में आपका प्रमोशन होना है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव छवि के शासक हैं और उनके जो आचरण रहे हैं, जो उनकी गतिविधियां रही हैं, वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव छवि अपने प्रोसिक्यूशन एरिया में अपनाएंगे। जैसे उसे संबंधित बादशाहों, सुल्तानों का नाम, राजाओं का नाम मैं लूँ तो उसमें प्रवर सेन भी आता है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी आता है, उसमें अशोक भी आता है। मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक तो बेशर्त आता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों आते हैं, रजिया भी आती है, लेकिन बलबन नहीं आता। ध्यान रखना, औरंगजेब नहीं आता। कुछ समय के लिए सत्ता करने के लिए नहीं, केवल प्रभाव जमाने के लिए नादिर शाह का आक्रमण होता है 1498। तैमूर भी आता है भारत। इन दो सुल्तानों, दो खूंखार, निरंकुश, अत्याचारी शासकों के बारे में भी नाम लेना जरूरी है। मध्यकाल में जितना क्रूर लेवल पर बलबन ने सत्ता को स्थापित करने के लिए जो शासन सत्ता बनाई, वैसा आचरण आपके जीवन में ठीक नहीं। वर्तमान परिदृश्य में आपके दिमाग का संतुलन बिल्कुल दारा सिकोह की तरह शांत होना चाहिए, लेकिन बुद्धि औरंगजेब वाली चाहिए। बुद्धि अपने ही शासन सत्ता में स्थापित करने के लिए जहांगीर वाली नहीं चाहिए, भले वो न्याय का घंटा टंगवाया था। किसकी चाहिए? नूरजहां वाली। अब आप अगर पात्रों को कायदे से आपने इतिहास पढ़ा है तो आप एक अजीब दुनिया में आ गए होंगे कि सर ने आज तो पूरा जीएस का एक इतिहास का पन्ना में पलट दिया। आधुनिक भारत में भी चलिए चले आते हैं, अंग्रेजों के शासकों में थोड़ा ध्यान दिलाते हैं आपको। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, ये जो मैं नाम ले रहा हूं, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की जो स्थिति थी वो गजनी वाली थी मध्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी जो काम कर रहा था, जो सिद्धांतों बना करके साम्राज्य विस्तार कर रहा था, वही काम गजनी का था, गोरी का था मध्यकाल में। और वही काम प्राचीन भारत में कोई राजा विशेष साम्राज्यवादी विस्तार करने को कहीं सुनते हैं? प्राचीन इतिहास में कोई खबर आती है कि भारतीय कोई राजा मिस्र पे आक्रमण किया हो, जबकि यहां से संबंध थे व्यापारिक? प्राचीन भारत में कोई भारत का राजा गया फारन, तो भारत का कोई शासक साम्राज्यवादी होने का ठप्पे नहीं पाएगा। तो प्राचीन भारत से क्यों तुलना करें? हमें मजबूरन, चूंकि मध्यकाल के और सल्तनत भारत और मुगलिया सल्तनत दोनों में साम्राज्यवादी शासकों का आगमन हुआ है, इसलिए उनकी तुलना अंग्रेजों से की जा सकती है, फ्रांसीसियों से की जा सकती है, डुप्ले से की जा सकती है। समझ रहे हैं? डुप्ले भी साम्राज्यवादी शासक था, डुप्ले, डलहौजी, गजनी। तो आपका विस्तार क्या, न्याय सेवा में अगर आ गए, एपीओ की सेवा में आ गए, तो आप विस्तारवादी नहीं होंगे। आपकी छवि जहांगीर के द्वारा लटकाया गया घंटा वाला तो होगा, लेकिन बुद्धि नूरजहां वाली होगी। दारू पी के पिंड नहीं पड़े रहना। टेक्निकल जो आप ध्यान दीजिए, अकबर के समय में जो हैसियत मुगलिया सल्तनत की बनती है कामकाज में, वो सल्तनत भारत में फिरोज शाह तुगलक के समय बनती है। अगर आप एग्जीक्यूटिव फील्ड के कंपटीटर हैं और आपकी सेवा तहसीलदार, नायब तहसीलदार या एसडीओ के पद पर होती है, आप एसडीएम बनते हैं, तो आपके प्रशासनिक ढांचे में अपने तहसील के भीतर आपकी बुद्धि क्षमता और कलेक्टर के प्रति और राज्य सरकार के प्रति जो जवाबदेही होगी, जिस पर पूरी उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता निगाह बनाए रखती है, निगहबानी करती है, उसका विस्तार कैसे होना चाहिए? फिरोज शाह तुगलक जैसा होना चाहिए, अकबर जैसा होना चाहिए।
समझ रहे हैं? चंद्रगुप्त प्रथम जैसा होना चाहिए, समुद्रगुप्त जैसा नहीं। समुद्रगुप्त की उपमा आप डलहौजी से कर सकते हैं, एक शासक है जो अपने ही देश में साम्राज्य विस्तार करता है, समुद्रगुप्त। ये साम्राज्यवादी तो नहीं था, लेकिन उस समय चूंकि राजाओं के प्रांत बटे होते थे तो वो साम्राज्य विस्तारी देश के अंतर था। तो इस अप्रोच को आप स्वभाव के तल पर महसूस करें। मैं क्यों कहता हूँ, चाहे लॉ पढ़ें या आपने एडमिनिस्ट्रेटिव छवि की एरिया की कोई बुक पढ़ें, स्पिरिचुअल बुक पढ़ें, तो हमेशा प्रायोगिक ढंग से पढ़ें। अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल ओपन माइंडेड रखें। स्वभाव से न घृणा करें, न आसक्त हों। उसमें की अच्छाइयों को अपने लक्ष्य के मुताबिक फाइंड आउट करके अपने में सजा लें। पता ना चले किसी को, पता चलेगा क्या? आपने अगर कोई वर्चू अकबर के अपने जीवन में धारित किए हैं, अशोक के धारित किए हैं, किसी को पता चलेगा? हाँ, ये हो सकता है व्यवहारिक जब होंगे तो बहुत लोग कहेंगे कि इस छवि का व्यक्ति वो था। लेकिन इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता। कोई भी किताब, कोई भी शास्त्र, कोई भी विद्या केवल पढ़ के किताबों को रख देने के लिए नहीं होती। गीता का पाठ रोज कर रहे, अनुकरण में नहीं ला रहे। लेकिन अगर कर रहे, केवल रेगुलर कर रहे, तो आप अनुकरण में ना भी लाएं, एक समय आएगा कि अनुकरण में आएंगे ही। उसका प्रभाव ऐसा है। कोई भी स्पिरिचुअल बुक किसी भी कम्युनिटी की हो, कुरान हो, बाइबल हो, पारसी का धर्मग्रंथ जरथुस्त्र जो उसके संस्थापक थे, पारसी का धर्म ग्रंथ होता है अवेस्ताए हिंद, जिंद। कोई भी बुक हो, मैं कहता हूँ, सिख धर्म में जो गुरु ग्रंथ साहिब है, पठन पाठन उसमें ऊर्जा है, शब्दों में ऊर्जा होती है, हर जगह टूटे हुए वस्तु में ऊर्जा होती है। कांट पश्चिम का एक दार्शनिक हुआ, जैसे हमारे यहाँ द्वैत दर्शन में शंकराचार्य जी का नाम है, वैसे पश्चिम में बुद्धिवादी दार्शनिकों में कांट जो सम विश्लेषणवाद सिद्धांत देता है, वो बिल्कुल भारतीय शंकराचार्य के टक्कर का विद्वान था। और उसने माना कि हर पदार्थ से जड़ चेतन सबसे ऊर्जा निकलती है और सब परिवर्तित होकर के, अरविंद घोष का नाम सुने होंगे, अरविंदो जो महर्षि अरविंद जिन्होंने मानववाद की स्थापना की, मानवेंद्र नाथ नायक राय का नाम आप सुने होंगे। इतने कैरेक्टर में बता रहा हूं, इसमें से वो क्वालिटी जो जस्टिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, उस पक्ष के युवा अधिवक्ता बंधु और बहन धारित कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ें नहीं, अपने में विकसित करें। जिस एरिया में जाना चाहते हैं उस अभिरुचि के पुस्तकों का विशिष्ट संकलन रखें। जब मन आपका पढ़ाई से उबे, मान लीजिए आप लैंड लॉ पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं, चकबंदी पढ़ रहे हैं, अब आपका मन बिल्कुल विचलित हो रहा, आपका मन ऐसे ही करना चाहिए। चकबंदी में मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, रिवीजन की कार्यवाही पढ़ रहे हैं, तो सीपीसी ना पढ़ करके थोड़े समय के लिए आप माइंड को रिलैक्स देने के लिए मुगलिया सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के नहरबाने की व्यवस्था पढ़ लें। कुछ टेक्निकल पक्ष में सरलता का बोध करें, मिश्रण ऐसा करें। भाई, शरबत में अगर 2 बूंद नींबू पड़ जाए, जायका बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? दाल में टमाटर वाला छौंक लग जाए, इसमें टमाटर तो बहुत महंगा है, लेकिन स्वाद बढ़ता है कि नहीं? बताइए। मैं अपने अध्ययन को रोमांटिक बनाएं, तस्वीरों से नहीं। मैं उसको भी बुरा नहीं मानता। किसी व्यक्ति के साथ जिसके पास शुक्र में जो प्लेटनेट्स है, अगर उसके कुंडली में शुक्र की पोजीशन ऐसी है तो वो व्यक्ति ग्लैमर साइड की चीज़ों से आसक्त हो सकता है। उससे वो दूषित नहीं हो गया, बल्कि उसका उपयोग वो सकारात्मक वे में रख करके अपनी स्टडी को कई गुना सेंट्रलाइजेशन के लेवल तक ले जा सकता है। कुछ लोग जो होते हैं, आपने सुना होगा कि नशे के साथ पढ़ने के आदती होते हैं। ये जानते हैं क्यों है? राहु डिसमिस है, लेकिन राहु भी सेंट्रलाइज करता है। राहु आपको नंबर 1 का नशेड़ी, जुआरी, शराबी बना सकता है, आवारा लंपट बना सकता है। वही राहु आपको धर्मात्मा बना सकता है। अंगुलीमाल जैसे बन गया था, वाल्मीकि जैसे बन गए थे। स्वभाव का परिवर्तन देखिए क्यों हुआ? क्योंकि सामने की जो वस्तु थी, अंगुलीमाल के अपोजिट कौन था? याद कीजिए, भगवान बुद्ध। और वाल्मीकि के प्रसंग में आप देखिए, मरा मरा कर रहे थे, राम राम कह करके वो पूरा मैडी हो गए, मरा मरा कहते हुए। कहने का मतलब यह है कि आपके स्वभाव में कभी भी परिवर्तन संभव है। तो गीता की एक लाइन है, बात वहीं आके पूरी करूंगा, 20 मिनट होने जा रहा है। लाइन यह है कि मनुष्य स्वभाव एन एव वर्तते,
ऐसे कुछ थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है, इसको आप सुधार सकते हैं। गीता में है ये कि मनुष्य का स्वभाव ही तो बरत रहा है। आप अपने स्वभाव पर नजर डालें, तैयारी किसकी कर रहे हैं और आप में विकसित क्या है। इन्हीं आधारों पर यह तय होता है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। एक शब्द सुने होंगे, केवल 3 इडियट मूवी देखने से काम नहीं चलेगा। ये कैसे तय करें कि हम किस लायक हैं, तो उसमें अभिरुचि की जो पैरामीटर है वो आपके इन्हीं इच्छित तत्वों पे है। किस स्वभाव के हैं आप, आपका जो मेन फीचर है वो औरंगजेब वाला है, वो प्रवरसेन वाला है, वो समुद्रगुप्त वाला है, वो नूरजहां वाला है, वो रजिया वाला है। लेकिन जब कैरेक्टरवाद जानेंगे तब तो अभिरुचि पैदा होगी। बुद्ध वाला है, दारासिकोह वाला है, औरंगजेब वाला है, डुप्ले वाला है, लॉर्ड क्लाइव वाला है, लॉर्ड माउंटबेटन वाला है। उत्तर भारत में आ जाते हैं, आधुनिक भारत में एकदम बिल्कुल गणतंत्र भारत में आ जाते हैं, अटल जी वाला है, एडवाणी वाला है, मोदी वाला है, राहुल गांधी वाला है। ये सिर्फ पात्र नहीं है कि रील भगा रहे हैं, आप जीना सीखें। लॉ पढ़ रहे हो तो और एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा की तैयारी कर रहे हो तो मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस 21 मिनट के धारा प्रवाह लेक्चर में आपको एक नए फोकस में अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलेगा। कल हम विषय परक बातें फिर शुरू करेंगे, ऐसे कुछ रोचक तत्व जो आपके पढ़ने को थोड़ा रोचक बनाएं और आपके मस्तिष्क को थोड़ा खोलें। थोड़ा आप एडमिनिस्ट्रेटिव और जस्टिफिकेशन के लिए जो मॉरल वैल्यू चाहिए, जो हाई डिफिशियंसी का कैरेक्टर चाहिए, समझ रहे हैं, उस लेवल की तत्व के निर्माण के लिए कोई स्पिरिचुअल बुक हो, कोई लेबोरेटरियल बुक हो, कोई लिटरेचर हो, कोई सामग्री हो जो पठन पाठन में आती हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी प्रकार आप में सहयोग देती हो, उसका साथ लिए बगैर चूके नहीं। आज की बातें यहीं तक, कल फिर मिलूंगा, आप लोगों से बातें होती रहेंगी। हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसका नेक्स्ट टेस्ट एक दिन बाद अगला हमारे जो ईजमेंट एक्ट है 1882 वाला, उस पर है। आप लोग अगर इस टेस्ट सीरीज से एचजेएस या जूनियर डिवीजन के प्री या मेन से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर यहाँ देखिए व्हाट्सअप का दिख रहा है। ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रही है, 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोगों की अपार सेवा के लिए, अपार स्नेह के लिए मैं बार बार आभार प्रकट करता हूँ। सभी अधिवक्ता बंधुओं बहनों, अपने न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी मित्रों को मैं अपना सिर झुका के अपना धन्यवाद और अभिवादन दोनों प्रेषित करता हूँ। आप सभी हमारे लिए आभारी हैं। अपना प्यार बनाए रखें। सत्यमेव जयते। सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि।